हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं JCRT NCERT सॉल्यूशन क्लास 9 सब्जेक्ट सिविक्स। चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उन्हें ठीक करें करके लिखें। तो पहला यहाँ दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कहीं गई हर एक बात पर सहमत थे। तो इसका आंसर है कि संविधान सभा के अलग अलग सदस्य ने विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार थे, किंतु उन्होंने अपने मतभेद सुलझा लिए और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर उन्होंने एक समान राय रखी। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन देशों में संविधान है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। तो इसका आंसर है कि जिस देश में लोकतांत्रिक है उसमें संविधान होना ही चाहिए। चौथा यहाँ पे घ नंबर में संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव ही होगी। तो इसका आंसर होगा यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो उसके लिए संसद के 2/3 सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो पहला यहाँ दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका और उनके पड़ोसी देशों का, दूसरा है स्त्री और पुरुषों का, तीसरा है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, चौथा है रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तीसरा यहाँ लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो क नंबर है शासन प्रमुख के अधिकार, दूसरा है शासन का प्रमुख नाम, विधायिका का अधिकार और देश का नाम। तो इसका घ नंबर हो जाएगा शासन प्रमुख का नाम। यहाँ क होना चाहिए था, क का ऑप्शन है। चौथा यहाँ भी दिया हुआ कि संविधान निर्माण के इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल करें। तो पहला दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा घ नंबर 1928 में भारत का संविधान बनाया। अगला है यहाँ BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ग नंबर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे वो। इसके बाद यहाँ पे है राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे। घ नंबर है सरोजनी नायडू, ये जो है संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पांचवा, जवाहरलाल नेहरू की नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। तो यहाँ पहला दिया हुआ है कि नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। तो इसका आंसर है कि नेहरू ने ये शब्द प्रयोग किए पूरी तरीके से सही नहीं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने जो काम पूरा करने का बीड़ा उठाया था वह अभी पूरा नहीं हुआ था और शपथ एकदम से पूरी नहीं हो सकती थी, किंतु ये धीरे धीरे होगी। इसके बाद यहाँ दूसरा है कि नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि जो शपथ वे भारत के संविधान निर्माता से लेना चाहते थे वे यही थी कि वे अपना जीवन भारतीय लोगों और व्यापक स्तर पर मानवता की सेवा को अर्पित कर दें। तीसरा यहाँ था कि वे संविधान निर्माता से क्या शपथ चाहते थे। तो वे महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। ये तो घ का आंसर दिया हुआ है कि हमारी पीढ़ी से सबसे महान व्यक्ति का कामना हर आँख
से आंसू पोंछने की है। वे इस कथन से किसका जिक्र कर रहे थे? वे महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। छठा क्वेश्चन है कि हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, उनके आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले संप्रभुत्व, ये इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर में हो जाएगा फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास। दूसरा है स्वतंत्र हो जाएगा शासन प्रमुख का चुना हुआ व्यक्ति। उसके बाद है बंधुत्व जो हो जाएगा लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। और उसके बाद है चौथा धर्मनिरपेक्ष, ये हो जाएगा सरकार किसी धर्म के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको एक पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा किए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने गए प्रतिनिधित्वों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए कई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में मैं अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा निम्नलिखित बिंदुओं से सहायता लेते हुए अपना उत्तर लिखें। निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तिशाली देने के लिए संशोधित संविधान में संशोधित की मांग, गणतंत्रात्मक संविधान लिखने के लिए एक नई संविधान सभा और राजा के शासन का विरोध यह दर्शाते हैं कि लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं और राजतंत्रात्मक शासन को अपने देश से उखाड़कर फेंकना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के लोकतंत्र के राज स्वरूप के विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। तो यहाँ पहला दिया हुआ है क नंबर में अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। अपने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को में काम करने का प्रशिक्षण पाया। दूसरा यहाँ पे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय नेताओं को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। तीसरा यहाँ पे है कि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक व नौ स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो इसका आंसर होगा कि मैं ऊपर दिए गए बिंदुओं को समान महत्वपूर्ण दूंगा। पहला बिंदु दर्शाता है कि ब्रिटिश शासन ने हमें लोकतंत्र के लिए आदर्श एवं प्रेरणा उपलब्ध कराई। दूसरे बिंदु ने आत्मविश्वास के साथ पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। तीसरे बिंदु दर्शाता है कि हमारे नेताओं ने लोकतंत्र का निर्माण करके ऐसे तरीके से किया कि यह पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं ने एक आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। ईश्वर ने तो औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है। इन्हें आत्मरक्षा के लिए के भी योग्य नहीं बनाया है। इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के तो कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुष की सेवा में समर्पित कर सकती है। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि दिया गया पैर आंशिक मूल्यों को प्रतिबंधित करता है या लिंग भेद के विचार को बढ़ावा देता है। यह संविधान द्वारा प्रचलित समानता की भावना के विपरीत है।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए। तो देखो, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। दूसरा, यहाँ पे संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। तीसरा, यहाँ दिया हुआ है नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। चौथा है, यहाँ संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उन मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पहला भी सत्य है। कारण यह है कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है। यह किसी लोकतांत्रिक देश की नींव है। संविधान में वर्णित किए गए कानूनों पर अन्य सभी कानूनों का निर्माण किया जाता है। अतः इसका अर्थ यह है कि संवैधानिक कानूनों को भी वही या उससे भी अधिक हैसियत प्राप्त है जो देश के अन्य कानूनों की है। दूसरा भी सत्य है। कारण यह है कि संविधान सरकार निर्माण का ढांचा निर्धारित करता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के गठन एवं उनके कार्यों को विस्तार सहित परिभाषित करता है। तो तीसरा भी जो है वो भी सही है। कारण संविधान ने देश के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार निर्धारित किए हैं। इन अधिकारों की न्यायालय में मांग की जा सकती है। सरकार के विभिन्न अंगों को ढांचा बनाने एवं उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र बताते हुए फिर भी प्रत्येक अंग को अन्य अंगों के नियंत्रण में रखते हुए संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियाँ पूरी तरह सीमाओं में है। घ नंबर जो है वो बिल्कुल गलत है, असत्य है। कारण संविधान सरकार की विभिन्न संस्थाओं के गठन एवं कार्य को निर्धारित करता है ताकि इन संस्थाओं को चलाने के लिए ढांचा एवं नियम उपलब्ध हो सके। यद्यपि ऐसे कानून एवं ढांचे को उपलब्ध कराते समय लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं उन मूल्य इसका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए एक संविधान मूल्यों के बारे में भी चर्चा करता है, क्योंकि यह मूल्यों पर निर्धारित संस्थाओं के बारे में है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।